तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म एसपीसी कॉमर्स क्लासेस। मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही इस फेवरेट चैनल, फेवरेट पसंदीदा कॉमर्स एकेडमी एसपीसी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के फुल सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो 10वीं अभी अभी लिख के आए हैं, 10वीं की परीक्षा अभी अभी दे के आए हैं और वो कॉमर्स लेने की इच्छा रखते हैं या ऑलरेडी 11th में अपीयरिंग है, whatever you may call it, right? So this video for those people who will be appearing in class 11th कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम में एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के फुल सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So friends, this entire accountancy syllabus has been divided into different parts, right? For the ease of explanation, आप सभी को बहुत ही सुविधाजनक माध्यम से समझाने के लिए मैंने इस सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क, राइट? चलिए अब हम देखते हुए चलते हैं, पार्ट ए हमें क्या बताएगा, पार्ट बी हमें वहां पे क्या पढ़ना होगा, ऐसे ही कुछ चर्चाएं अब हम करते हुए चलते हैं। तो नंबर 1 मेरे दोस्तों, पार्ट ए ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11 सिलेबस जो हमें बताता है पूरा ओवरऑल, ये हमारे अकाउंटिंग की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट? अब आप 10वीं से यहां पे आ रहे और हमने ये बात कर चुके हैं कि यह अब आपका करियर फेज होने वाला है, राइट? अब जो भी आप 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे, यहां से आप अपना करियर का निर्माण करते हुए चलेंगे, ठीक है? अगर कॉमर्स लिए तो आगे भविष्य में आपकी सीए बनने की इच्छा होगी, आगे भविष्य में आपको कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी कॉमर्स के ही क्षेत्र में, तो यहां से आप हर सब्जेक्ट की नींव रखेंगे, ठीक है? तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमें कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है, कुछ थ्योरी वाली बातें अकाउंटिंग की हम ये पार्ट ए में करते हैं, इसलिए हम इसे फाउंडेशन कह रहे हैं क्योंकि ये आगे पार्ट बी और पार्ट सी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि इसके बिना कोई मतलब नहीं है। मतलब हर सब्जी में जैसे आलू डलता है, आलू के बिना सब्जी नहीं होती, वैसे ही पार्ट ए के बिना पार्ट बी पार्ट सी नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला दोस्तों हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग होता क्या है मेरे बच्चों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, जैसा कि हम बात करते हैं हमेशा कि अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है? तो इस बिजनेस लैंग्वेज की हिस्ट्री, इस बिजनेस लैंग्वेज से थोड़ा रूबरू गुफ्तगू होना, ये हम इस चैप्टर में सीखते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां पे हम अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में समझते हैं, अकाउंटिंग का स्कोप कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग को अगर हमें करना है, ठीक है? तो वो सारी बातें एक ब्रीफ मैनर में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? फिर आती है बात बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ठीक है? अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या सीखना जरूरी है? ग्रामर। वी नीड टू know about the grammar before we start speaking in English language, right? This is how we communicate, correct? Answer is yes. In a similar way, we have to get well versed with all those accounting terminologies which are very very important for डूइंग अकाउंटिंग ऑफ एनी बिजनेस। तो यहाँ पे हम वो सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैसा दिया है उसको क्या बोलेंगे, किसी से पैसा लिया है उसको क्या बोलेंगे, हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या नाम देंगे, लॉस हुआ तो उसको क्या नाम देंगे, रेवेन्यू मतलब क्या होगा, और दूसरी बहुत सारी ऐसी ही चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि ग्रामर जो है, यहां पे अकाउंटिंग की ग्रामर से हम रूबरू होते हैं, ठीक है? यस। अब बच्चों, ये पढ़ना क्यों आवश्यक होता है मेरे बच्चों? ये पढ़ना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये एक यूनिवर्सल रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है? मैं जो चाह रहा हूं आपको अपने रिकॉर्ड्स में अकाउंटिंग के माध्यम से बताना, ठीक उसी प्रकार आप भी उस चीज को समझ रहे हैं,
ठीक है, इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज का चयन कर लिया जाता है, दैट इज अकाउंटिंग, जिसके माध्यम से हर कोई उसको उसी तरीके से समझे जैसा आप समझाना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए हमें यहां पे अकाउंटिंग को महत्वपूर्ण मानते हुए अकाउंटिंग के टर्म्स को पहले बहुत कंठस्थ करने की अति आवश्यकता होती है, यानी कि वी नीड टू गेट वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बिफोर वी इवन स्टार्ट विद द अकाउंटिंग, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए के अंदर तीसरा जो सब पार्ट है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, थंब रूल्स। अगर मैं इसे एक शब्द में कहना चाहूं तो यहां पे हम बहुत सारे अकाउंटिंग के कुछ थंब रूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थंब रूल्स। अब ये थंब रूल्स क्यों? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे अंग्रेजी में इज और आर सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट, तो जैसे हम ये यूज करते, ये भी थंब रूल है। अगर कोई चाहता तो ये बोल सकता था भाई प्लूरल को सिंगुलर क्यों नहीं मानते और सिंगुलर को प्लूरल क्यों नहीं मानते, राइट। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि थंब रूल है, तभी तो अंग्रेजी हम ठीक बेहतर प्रकार से बोल पाएंगे, तभी तो लोग वैसे समझ पाएंगे जैसा हम समझाना चाह रहे हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ थंब रूल होते हैं और वो भी हमें कंठस्थ करने अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। जब मैं कंठस्थ के शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रटना आवश्यक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ठीक प्रकार से समझना इंपॉर्टेंट होता है। और मान के चले दोस्तों, मान के क्या, ये आप जहन में डाल लीजिए कि 11वीं के बाद आप ये चीज का प्रयोग 12वीं में, फिर आपके कॉलेज में, ठीक है, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, और इस बीच में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सीए में, तो ये सब जगह आपको ये सारी चीजें काम आती ही आती है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग सिलेबस का पार्ट बी होता है, ठीक है, जहां पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें के पीछे का मकसद क्या होता है? रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों चलिए एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है बिरजू। मेरी क्लास में हमेशा ये फेवरेट एग्जांपल होता है मेरा, राजू, बिरजू, कैटरीना। तो दोस्तों बिरजू एक बिजनेस करता है, ये एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब ये बिजनेस कर रहा है तो इस बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे ये क्या कर रहा होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज ये कर रहा होगा, ठीक है। किसी से पैसा आ रहा होगा, किसी को पैसा दे रहा होगा, ठीक है, कुछ इसके पास मशीन होगी, जमीन जायदाद होगी, किसी को पैसा उधार इसने दिया रखा होगा, उनसे लेना होगा, किसी ने इसने किसी से लेके रखा होगा, तो उसका हमें एक हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई उसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारा लेखा जोखा जो है, ये सारा लेखा जोखा जो है, इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों अगर मैं डिवाइड करूं तो ये चीज डिवाइड होगी दो पार्ट में, एक कहलाएगा ट्रांजैक्शन, एक कहलाएगा इवेंट, ठीक है। तो ये हम बाद में समझते हैं ट्रांजैक्शन इवेंट में क्या फर्क होता है। तो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं रिकॉर्ड पर्पस के लिए, तो इसी को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। इसलिए यहां पे बोला है पार्ट बी इज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करते हैं किसके माध्यम से? अकाउंटिंग लैंग्वेज के माध्यम से, अकाउंटिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप यहां पे क्या कर रहे हैं? पूरे कक्षा 11वीं में आप क्या कर रहे हैं? ये जो बंदा है अकेला बिरजू और ये जो बिजनेस कर रहा है, इसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर, एसपी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर। तो इसी का लेखा जोखा पूरे 11वीं में आप सोल प्रोप्राइटर का लेखा जोखा आप समझते हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीजें जानकारी में आपके आती है। तो यही पूरे आपका क्लास 11 का सिलेबस है। चलिए हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। आशा है मैंने आपको रिकॉर्डिंग बता दिया क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग में भी जैसे अकाउंटिंग है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में भी बहुत सारे थंब रूल्स होंगे, उसके तरीके होंगे, तौर तरीके होंगे, ठीक है। जैसे आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, ठीक है, तो नए नए तौर तरीके क्या रहते हैं कि भाई आप उसको थोड़ा सा बाहर लेके जाओ, फिर चॉकलेट्स दोगे, ठीक है, फिर आप बोलते हो ना आप लोग कि यार देख मैंने ना ये चॉकलेट्स ना अपने लिए लिया था, अपनी सिस्टर के लिए लिया था, लेकिन तेरे को दे रहा हूं क्योंकि तू मेरे लिए खास है। तो ये नए नए तौर तरीके आप अपनाते हो, ठीक है। तो यही सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। अम्मी अपने जमाने में कुछ ऐसे ही किया करते थे, तुम भी वही कर रहे हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ तौर तरीके हैं, नियम हैं जो आपको समझने होते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये तौर तरीके रिकॉर्डिंग के लिए। जर्नल ये पहली किताब होती है जहां पे आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को। लेजर, जर्नल से ये जाता है लेजर में, यानी कि सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि चाय पे खर्चा किया आपने, ठीक है, चलो अपनी आपकी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। आपने उसके लिए चाय पे खर्चा किया, आपने उसके ब्रेकफास्ट के लिए खर्चा किया, आपने उसके मान के चलिए कि शॉपिंग के लिए खर्चा किया। तो ये सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इससे पर्पस तो एक ही सॉल्व होना है, क्या कि आप उसको पटाने वाले हो, ठीक है। तो ये सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुआ, ठीक है, एस ये क्लासिफाई होगा एक अकाउंट में जिसे हम बोलेंगे लेजर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरे मित्रों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, भटकना नहीं है, जहां भटक गए वहां पे रहा आपकी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैश बुक, ठीक है। कैश बुक आपका कैश का आवक जावक आप इस किताब में बताते हैं। मतलब एक तो जनरल आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो से हम जर्नल का नाम देते हैं, वहां से वो ट्रांसफर होते हैं लेजर में। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड बुक्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड बुक्स मतलब क्या हो गया कि आपकी कैश बुक हो गई, कैश बुक के साथ साथ आपकी सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम कुछ जनरल बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसी पार्ट में मेरे दोस्तों बीआरएस, ठीक है, बीआरएस और डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बीआरएस और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए ये आपका बैंक है, ठीक है, ये आपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए बैंक से लेकर, बैंक से संबंधित, ठीक है। तो आपके पास एक रिकॉर्ड है जिसमें आपने लिखा है कि यार मेरे पास एसबीआई अकाउंट का आज के डेट का बैलेंस कितना है, 40,000। परंतु आप बैंक जाते हैं, वहां पे देखते भाई 30,000 ही बैलेंस है, कहाँ हवा में रह रहा है। तो इसके डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब आपको ये छोटा मोटा लग रहा होगा सर इसमें क्या है, मैंने ही अपने गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा किया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। अरे बेटा ऐसा नहीं है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे गर्लफ्रेंड और लुगाई इन सबसे बढ़कर कुछ है जीवन में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, ठीक है, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, चेक के माध्यम से दिया था, लेकिन चेक बाद में प्रस्तुत किया बैंक में, तो बैंक में पेमेंट रिलीज होने के लिए डिले हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस और आपके बुक्स का बैलेंस डिफर कर सकता है, ठीक। इसके लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी पूरी चर्चा हम इस चैप्टर में करते हैं। फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, पूरा जो लेखा जोखा हम अकाउंटिंग का करते हैं, पूरा जो अकाउंटिंग करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमको रिजल्ट्स पता चले, हमको रिजल्ट्स पता चले। यानी कि आप 10वीं पूरे साल पढ़ लिए, 11वीं पूरे साल पढ़ लिए। 11वीं पढ़ने का मकसद क्या है बेसिकली, आपके मम्मी पापा आपके ऊपर पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं 11वीं में, क्योंकि उनको पता चले कि हमारे बच्चे ने एज ऑन मतलब आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे कैसा परफॉर्म किया, क्या उसका भविष्य होने वाला है। तो उसके लिए क्या बनता है, रिपोर्ट कार्ड। आपने जो साल भर किया वो कहां दिखता है, रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। फिर आपको याद आता है कि यार काश मैं सर की क्लास ज्वाइन कर लेता और उस समय उसको ना घुमा रहा होता, तो आज की डेट में मैं बढ़िया सा, मतलब समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही पूरा जो साल भर का अकाउंटिंग करते हैं उसका रिजल्ट बनता है, और उसके रिजल्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये होते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। हम देखेंगे ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये बनाने से पहले भी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले भी एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं भाई चलो एक काम करो, स्टेटमेंट तो बना रहे, इसमें देख लेते कोई कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कुछ अर्थमेटिकल एरर, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। वो मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, और जब हमें पता चल जाता कोई मिस्टेक नहीं है एज सच, ठीक है, कैलकुलेशंस में, तब हम प्रोसीड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सी के बारे में। देखिए पार्ट बी डिटेल हमने वहीं पे समझ लिया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको बताया, बीआरएस वी स्पोक अबाउट दैट, ठीक है, वी स्पोक अबाउट लेजर एंड ऑल, राइट। दिस टू थिंग्स विल अंडरस्टैंड व्हेन वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हेन वी आर इन क्लास 11th, राइट। So then depreciation, yes my dear friends, depreciation। दोस्तों क्या होता है, चलो एक चीज मेरे को बताओ, आपकी सबसे अच्छी फेवरेट चीज क्या होती है अभी आज की डेट में आपके लिए? आईफोन, ठीक है। दोस्तों आपने आईफोन 17 लाया, कितने का पड़ रहा है?
ये 80,000 का कुछ था, ठीक है। अब इस फोन को हो गए 2 साल। क्या आप मार्केट में जब इसे बेचने जाएंगे, क्या ये 80,000 में ही बिकेगा 2 साल बाद? आंसर इज बिग नो। वाई? क्योंकि आपने इसको उपयोग कर लिया है, उसकी ब्रांड वैल्यू तो नहीं, उस फोन की वैल्यू गिर चुकी है। आईफोन की नहीं गिरी, लेकिन उस फोन की वैल्यू गिर चुकी है, इस्तेमाल कर लिया है, सेकंड हैंड है। तो भाई जो भी खरीदेगा यार 40-50 के बीच में इसको खरीद ले तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 80,000 से 40-50 आ गया, मतलब कितना हो गया? 30 से 40,000 का जो वैल्यू गिर गया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे बिजनेस में। यानी कि अगर कोई मशीन ली आपने, कोई मशीन ली, ठीक है, ये मशीन है यार, कोई तो भी है ना, फर्नीचर का काम है तुम्हारा, आरी काटने वाली मशीन है, लो ठीक है, ये मशीन ली तुमने 1 लाख में। अब इसको 5 साल बाद इसकी वैल्यू देखोगे तो कुछ वैल्यू गिर जाएगी, उपयोग कर चुके हो, उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है। तो इस वैल्यू का अब मान के चलो 5 साल बाद ये बिक रही है 10,000 में, तो ये जो 90,000 की वैल्यू गिरी है ना, 90,000 की, ये क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम जानते हैं बिजनेस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में यह कहा जाता है कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो एकदम सत्य, ट्रू एंड फेयर नजर आए, ठीक है, बेस्ट नजर आए, ट्रू एंड करेक्ट नजर आए। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। मोटा मोटी मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम जानते हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, राइट। फिर जर्नल एंट्रीज डेप्रिसिएशन की, कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको डेप्रिसिएशन को, ठीक है, कैसे इंपैक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है, जैसे यहां पे कैसा इंपैक्ट हुआ, लॉस हुआ, यहां पे लॉस हुआ, राइट। So all these things we study in the chapter known as depreciation. Let's proceed further, my dear friends. All right, so the next part is, ladies and gentlemen, boys and girls, we give a big round of applause for financial statements, right? तो मेरे दोस्तों, आखिरी का जो हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि ये रिपोर्ट कार्ड होता है, ये होता है आपके बिजनेस का साल का रिपोर्ट कार्ड। ध्यान रखना, साल का रिपोर्ट कार्ड। जब मैं साल का बात करता हूं तो वो साल को हम अकाउंट्स में नाम देते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, बनाना सीखते हैं, ठीक है। बनाना मतलब केला नहीं, बनाना। We learn how to prepare the financial statement by applying all the knowledge that we have acquired in part A and part B in relation to accounting, right? And this gives result into 3 types of financial statement. One is balance sheet, P&L, and cash flow statement, and another one is notes to accounts. However, this comes into the picture only when we talk about the company, so this is not appropriate for you. हम इस 3 के बारे में जानते हैं, balance sheet, P&L and CFS of a sole proprietor. I already told you about all these things कि हम sole proprietor के बारे में ही यहाँ पे 11वीं में जानते हैं। All right. तो दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहला आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यहां पे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, यहां पे हमें नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, ठीक है। बिजनेस के खर्चे से होने वाला प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, बिजनेस के खर्चे के साथ साथ जो बहुत इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, उसको भी अगर माइनस कर दे तो वो नेट प्रॉफिट होता है। ये पता चलता है इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मेरे दोस्तों आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल औकात किसी पर्टिकुलर डेट की बता के रख देता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। फिर मेरे दोस्तों कुछ एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इतना सब करने के बाद मतलब सर हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ लिया, समझ लिया, उससे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, उससे हमने बैलेंस शीट, P&L, CFS ये सब जान ली, उसके बाद भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम कहते हैं फाइनल एडजस्टमेंट्स, राइट। इन चीजों में फाइनल एडजस्टमेंट करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो इन एडजस्टमेंट्स को हम अलग से अलग चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ते हैं। अब ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि सारी चीजें ट्रू एंड फेयर दिखे, ओके, राइट।
अब आपकी बारी आती है प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं वो यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग। ऐसा ही आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको इन सब का नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता है 20 मार्क का। तो जो भी बच्चे सोच रहे कि 11वीं में एब्सेंट रहेंगे और हम बहुत मस्ती कर लेंगे, मस्ती कर लो, ठीक है, परंतु अपने ये मार्क्स मत छोड़ना और टीचर के साथ बना के रखना, स्पेशली अपने क्लास टीचर के साथ, तभी ये मार्क्स आपको मिलने की संभावना बनती है। चलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी ने इस प्यारे से सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, जहां पे हमने अकाउंटेंसी के क्लास 11th के सिलेबस को बढ़िया तोड़ मरोड़ के समझा है, ठीक है। यहां पे मार्किंग भी हमने देखी थी, ओके। पार्ट ए जो मैंने बताया था वो 12 मार्क के आसपास का वेटेज रखता है, पार्ट बी लगभग वो 44 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट ए पढ़ोगे तभी पार्ट बी की तरफ जा पाओगे, पार्ट ए प्लस पार्ट बी पढ़ोगे तभी आप पार्ट सी की तरफ जा पाओगे। पार्ट सी का जो मार्क्स वेटेज होता है वो 24 मार्क्स का होता है, राइट। और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20, यानी कि अब हो गया 80 + 20, ऐसे करके 100 मार्क का आपका पेपर होता है। तो मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी ने ये सेशन को खूबसूरती से, बहुत अच्छे से, प्यार से एंजॉय किया होगा और आज आपको आत्मविश्वास आया होगा कि नहीं, अब 11वीं में अकाउंटेंसी में फोड़ते हैं। तो फोड़ना है तो जल्दी से आ जाओ, स्टे ट्यून विद दिस सेशन। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।